नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं। हमारा 50% अप्रॉक्स सिलेबस कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चल रहा था। तो अब नेक्स्ट हेडिंग कॉम्बिनेशन के बारे में। वैसे तो हम पहले बात कर चुके हैं, आज थोड़ी सी बातें और करेंगे इनके बारे में और कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, और इंटरेस्टिंग है ये भी। बस उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये सब सारी बातें मैं पहले बता चुका हूँ कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में सिर्फ हम सिलेक्शन करते हैं, और परमुटेशन में क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। सेलेक्ट करते हैं प्लस अरेंजमेंट भी करते हैं साथ में। तो कॉम्बिनेशन का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, सिलेक्शन। लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन भी, और ये सारी बातें हमारी पहले हो चुकी है, फिर भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ईच ऑफ द डिफरेंट ग्रुप or selection which can be made by taking some or all of a number of given thing और ऑब्जेक्ट। थिंग्स की बात करेगा या ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। एट अ टाइम इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा कॉम्बिनेशन कि हमारे पास n डिफरेंट थिंग्स होंगी, उसमें से r को हम सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ अरेंज नहीं करेंगे उनको सिर्फ सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जब उनको परम्यूट कर देते हैं तो फिर क्या हो जाता है, r फैक्टोरियल का और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर वो परमुटेशन के इक्वल हो जाता है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो लिख लेते हैं इसमें the number of combination of and dissimilar लिखो या different and different thing taken are at a time is equal to, हम क्या बोलते हैं, NCR। यही होता है ना NCR, और इसका फार्मूला भी हम पहले लिख चुके हैं, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये फार्मूला हमारा होता है NCR का। ये पहले बातें हम अपनी कर चुके हैं। NCR को और भी कई तरीके से डिनोट करते हैं, तो वो भी लिख लेते हैं यहाँ पर। NCR इज डिनोटेड बाय, एक तो NCR खुद नोटेशन है, इसको NCR को ऐसे भी लिख सकते हो, ये तो है ही है, ये सब नोटेशन सेम है। अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया n ब्रैकेट में C और R, तो इसका मतलब भी सेम है। अगर हमने लिख दिया n लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया C और यहाँ पर लिख दिया R, तो ये भी NCR है। अगर मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया, इस तरीके से एक बार जेई ने पूछा था, इस तरीके का बना दिया था और यहाँ n और यहाँ R लिख दिया था, तो ये भी, इसका भी मीनिंग सेम है। या फिर इसको n ऊपर और R ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये बहुत सारे नोटेशन हो जाएंगे NCR के। इस टाइप से हम NCR को डिनोट करते हैं, कैसे भी पूछ सकते हैं वो। फिर हमने उस समय NCR के बारे में तो पढ़ा था कि n में से R को सेलेक्ट कर लेते हैं,
हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ी थी। तो आज हम लिखेंगे, इसकी नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनसीआर। और इसको जो है ना, जो हमने वहाँ पर डिराइव किया था ना एनपीआर का फॉर्मूला, बस उसी एनपीआर को ही वहाँ तक पूरा डिराइव करना है। अगर हम सोचें कि भाई इसका प्रूफ कैसे बना है, तो बस वहीं तक उसको डिराइव कर देना है एनपीआर के फॉर्मूले में, और उसमें आर फैक्टोरियल से जैसे ही डिवाइड करोगे, क्योंकि वो तो एनपीआर अरेंजमेंट है, तो अरेंजमेंट है और इसमें सिर्फ क्या करना है, सिलेक्शन करना है। तो हम क्या करेंगे, एनपीआर में आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे तो एनसीआर बन जाएगा। तो पूरी की पूरी वही डेफिनेशन, वही पूरा प्रूफ होता है, बस डिफरेंस क्या हो जाएगा कि एनपीआर में हम आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। यहीं पे मैं लिख भी देता हूँ कि एनसीआर इक्वल टू क्या हो जाता है, एनपीआर, और इनटू में क्या हो जाता है, अपॉन में क्या हो जाता है, आर फैक्टोरियल। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है एनपीआर और एनसीआर में रिलेशन। ठीक है, ये भी हम पहले कर चुके हैं कि एनपीआर इक्वल टू एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर। एनपीआर का मतलब होता है सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, और उसमें अगर हम अरेंजमेंट से डिवाइड कर देंगे तो वो सिलेक्शन ही सिर्फ बचने वाला है। तो ये एनपीआर और एनसीआर में सबसे इजी रिलेशन जो होता है वो यही है। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी यही हो जाएगी। दूसरा, हम NC0 की बात करेंगे कि NC0 की वैल्यू क्या होती है। तो NC0 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर, n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 0 और n माइनस 0, n माइनस 0 तो n हो जाएगा, तो और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब NC0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ये फिक्स है, NC0 फिक्स है, किसी का भी NC0 हो, चाहे वो 100C0 ही क्यों ना हो, चाहे वो 1000C0 हो, 2C0 हो, 5C0 हो, ये जनरलाइज करके किसी का भी C0 हमेशा क्या देने वाला है, 1। सिमिलरली कोई भी NC0 1 है, इसका मतलब n की वैल्यू कुछ भी हो वो n पे डिपेंड ही नहीं करता है, उसकी वैल्यू हमेशा हमें याद रखनी है कि NC0 की वैल्यू क्या होती है, 1। अगर हम देखें तो यहाँ पे NCN की वैल्यू अगर हम निकालें तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और इंटू n माइनस n। तो n माइनस n क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल से तो n फैक्टोरियल कटा, और ये फैक्टोरियल 0 तो ये 1 हो गया। तो इसका मतलब NCN की वैल्यू भी क्या हो गई, 1। तो हम देख रहे हैं जो NC0 की वैल्यू है वही NCN की भी वैल्यू है। तो यहाँ पर हम चाहे तो लिख सकते हैं कि NC0 जो है वो NCN के इक्वल है। तो चाहे NC0 की बात करो या NCN की बात करो, दोनों सेम आने वाले हैं। अगर हम बात करें NC1 की, तो NC1 का जो फॉर्मूला होता है वो n हो जाता है, NC1 की वैल्यू n होती है। कैसे, यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी हमें याद रखना चाहिए, n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। n को बाहर निकाल लिया तो n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये दोनों कट हो गए, तो NC1 की वैल्यू क्या आ गई, n। तो इसका मतलब NC1 का जो वैल्यू है वो हमेशा हमें ध्यान रखनी है कि NC1 की वैल्यू तो n होती है। अगर हमने 100C1 बोला है तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, 100 हो जाएगी। 50C1 बोला है तो इसकी वैल्यू 50 हो जाएगी। जो भी n यहाँ पर होगा उसी को n यहाँ पर उठ के आ जाएगा, बाकी वही सब सेम रहने वाला है। तो NC1 की वैल्यू जो है वो n हो जाएगी। अब अगर हम NC1 की जगह अगर हम NCN माइनस 1 की वैल्यू निकालें तो भी देखते हैं क्या आती है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल। तो ये कट हो जाएगा, n से n तो कट हो जाएगा, n को बाहर निकाल लेते हैं तो n माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर भी n माइनस 1 फैक्टोरियल जो कि कट हो जाएगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, n। तो यहाँ पर हमने देखा कि NCN माइनस 1 भी किसके इक्वल होता है, n के इक्वल होता है, और NC1 भी किसके इक्वल होता है, n के इक्वल होता है। यहाँ से हम जनरलाइज कर सकते हैं चीज़ों को, यहाँ से हम जनरलाइज कर सकते हैं कि हमने देखा कि NC0 जो है वो NC1 की इक्वल है, NCN माइनस 1 जो है वो NC1 की इक्वल है। यहाँ पर लिख लेते हैं कि NC1 इक्वल टू NCN माइनस 1।
तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि NC0 की वैल्यू क्या होती है, NC1 की वैल्यू क्या होती है। इतना तो आइडिया हमको होना चाहिए। NC0 की वैल्यू 1 है, NC0 हो या NCN हो उसकी वैल्यू 1 है, NC1 की वैल्यू n है। अब NC1 की वैल्यू n है तो NCN-1 भी n आ रहा है। तो इसी तरह NC सिमिलरली अगर हम करें, जैसे हम NC2 की वैल्यू निकालेंगे, तो बस यहाँ तक हम ध्यान रखें कि इसका जो फॉर्मूला होता है, जैसे वहाँ पे n बाहर आ गया तो 1 फैक्टोरियल हो गया, यहाँ NN-1/2 फैक्टोरियल होता है। NC2 अगर हमें डायरेक्ट लर्न करना है, वैसे तो ये 2 लाइन का काम होता है, लेकिन कभी भी कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत चीज़ें हमको पता होनी चाहिए तो ज़्यादा इजी कैलकुलेशन हो जाता है। NC2 n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल। तो n को बाहर निकाल लिया, n-1 को बाहर निकाल लिया, तो n-2 फैक्टोरियल नीचे वेट कर रहा है कट होने के लिए, और ये n-2 फैक्टोरियल, तो ये कट होके NC2 की वैल्यू क्या आ गई, n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल। तो ये आ गई वैल्यू प्रूव होके। तो NC2 का हमें ये याद रखना है रिजल्ट कि NC1 की वैल्यू क्या होती है, NC2 की वैल्यू क्या होती है। अब अगर हम NC2 की जगह NCN-2 निकालें तो हम देखेंगे कि वो भी सेम आने वाला है, n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल। तो ये कट हो गया, n को बाहर निकाल लिया, n-1 को बाहर निकाल लिया, तो n-2 फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल और इनटू में 2 फैक्टोरियल, ये कट हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि NCN-2 भी वही सेम आने वाला है। तो ये NCN-2 हो या NC2 हो, दोनों सेम है। यहाँ से हम चीज़ों को जनरलाइज करने वाले हैं कि अगर मैं बोलूँ कि देखो यहाँ पर मैं रिज़ल्ट इसका थर्ड करके बता देता हूँ, वैसे तो NC3 भी यहाँ लिख देता हूँ, NC3 भी आप याद रखें। क्या करना पड़ेगा, जैसे n-1 को बाहर निकाला तो n-1 बाहर निकालोगे, n-2 बाहर निकालोगे, तो जैसे वहाँ पे 2 फैक्टोरियल था तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब क्या NC4 बताने की ज़रूरत है क्या, अरे भाई n आएगा, n-1 आएगा, n-2 आएगा और फिर उसके बाद n-3 आएगा। तो n-3 के बाद अपॉन में क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। NC4 अगर हम देखें तो n बाहर आएगा, n-1, n-2 और n-3 अपॉन में क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। तो जनरलाइज करके हमें कुछ ये कुछ फार्मूले हमको याद रखने चाहिए। डायरेक्ट भी आ जाते हैं, 2 लाइन का ही काम है, लेकिन बहुत बड़ा काम नहीं है, हम याद रख सकते हैं कि NC0 को कभी भी दिखे उसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। NC0 और NC1 जो होते हैं वो हमेशा 1 होते हैं। किसी का भी 0 हो या दोनों n ऊपर और r सेम हो तो वो 1 हो जाता है। ये जो अभी हमने किया NC2 NC, हमने देखा कि थर्ड वाला जो हम इसको करने जा रहे हैं उसमें हमने क्या देखा वो बात करते हैं। हमने इसको जनरलाइज कर देंगे, अभी ये जो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है इसको जनरलाइज कर देंगे। हमने देखा कि NC0 की वैल्यू NCN की इक्वल है, NC1 की वैल्यू NCN-1 की इक्वल है, NC2 की वैल्यू NCN-2 की इक्वल है। तो इसको अगर जनरलाइज आप कर दोगे तो NCR की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, NCN-R की इक्वल। देखो ना, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे n-1 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर n-2 है, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर अगर हम इसको लिखना चाहें तो NCN-0 है। तो अगर NCR है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि NCN-R हो जाएगी। तो ये एक प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि NCR जो है वो NCN-R के इक्वल हो गई। जनरलाइज कर दिया इसको, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी, ठीक है। इसको भी हम चाहें तो डायरेक्ट भी प्रूव कर सकते हैं, जनरलाइज एनालाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्ट भी तो इसको प्रूव कर सकते हैं कि भाई अगर हम इसको डायरेक्ट प्रूव करना चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम NCR को प्रूव करके दिखा देंगे कि n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल होता है। अब हम यहाँ पे NCN-R को प्रूव करके दिखा देंगे कि n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, बल्कि r नहीं लिखेंगे, यहाँ पे n-r होगा क्योंकि n r की जगह पे n-r है। तो n-r फैक्टोरियल और इंटू n प्लस r फैक्टोरियल, तो n से n कट हो जाएगा। तो क्या बन गया, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल। तो NCN-R की वैल्यू जो है वो भी सेम आ गई जो NCR की वैल्यू होती है।
तो ये प्रॉपर्टी नंबर थर्ड हो गई हमारी डिराइव, कि एन सी आर जो होता है वो एन सी एन माइनस आर के इक्वल होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमने एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू के बारे में भी पढ़ लिया। उसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टी नंबर 4 होती है वो देखते हैं क्या होती है। ये तो प्रॉपर्टी नंबर 3 होगी। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 है और ये भी इम्पॉर्टेंट है, इस पे बेस भी जेई में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर एन सी एक्स जो है वो एन सी वाई की इक्वल है, इफ एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई, देन इट हैज़ टू सोल्यूशन। इसके दो सोल्यूशन होंगे, एक तो हो जाएगा x इक्वल टू वाई, एक अगर हम एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई देखेंगे तो x इक्वल टू वाई हो जाएगा, एंड एक और हो सकता है x प्लस वाई इक्वल टू एन। तो ये तो बिल्कुल ईजी है, देखते ही समझ में आ रहा है कि सब कुछ सेम है तो x और y भी सेम ही होंगे। लेकिन ये थोड़ा सा अलग आ जाएगा कि अगर x और y को दोनों को प्लस करेंगे तो वो n के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसा कैसे हो गया कि अगर हम x प्लस वाई को ऐड करें तो n के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर उसका हम प्रूफ समझ लेते हैं, जो कि बहुत ईजी है और ये इम्पॉर्टेंट भी है प्रॉपर्टी, कि अगर एन सी एक्स एन सी वाई की इक्वल है तो x इक्वल टू वाई तो साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि n इक्वल हो गया यहाँ पर, c इक्वल हो गया यहाँ पर, तो x इक्वल टू वाई तो सीधे समझ में आ रहा है। लेकिन x प्लस वाई इक्वल टू n कैसे आया? तो देखो इसको ऐसे हम कर लेंगे, एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई। अब हमने अभी पढ़ा था, अभी थोड़ी इसके पहले वाली प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि एन सी आर जो होता है, बट एन सी आर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? एन सी एन माइनस आर के। तो एन सी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? एन सी एक्स जो है वो एन सी एन माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा। अरे भाई जैसे एन सी एन माइनस आर के इक्वल हुआ तो आर की जगह एक्स रख देता हूँ, तो एन सी एक्स जो है वो एन सी एन माइनस एक्स की इक्वल हो जाएगा। एन सी एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई, और एन सी एक्स की वैल्यू है एन सी एन माइनस एक्स इक्वल टू एन सी वाई। तो अब यहाँ पर फिर हम देखेंगे कि n ऊपर का सेम हो गया, c भी सेम हो गया, तो ये वाली जो वैल्यू है वो इस y के इक्वल हो जाएगी। तो जैसे ही कंपेयर करेंगे आप तो n माइनस एक्स इक्वल टू वाई, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा? x प्लस वाई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी। अभी इससे रिलेटेड, सबसे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम करेंगे, पहले एक बार बस समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, यस और नो? चलिए तो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। आगे इसमें क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी से रिलेटेड है, इसी में इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लेते हैं, इसी से रिलेटेड है। इसी जो प्रॉपर्टी नंबर 4 थी उसी से रिलेटेड है कि अगर कभी एन सी एक्स जो है वो ग्रेटर देन एन सी वाई हो, देन हम बोल सकते हैं, अगर x जो है एंड x ग्रेटर देन y है, तो जो n है वो ग्रेटर देन n जो है वो ग्रेटर देन x प्लस वाई हो जाएगा। देन n इज ग्रेटर देन x प्लस वाई। ठीक है, अगर एन सी एक्स इक्वल है एन सी वाई के तो n इक्वल टू हो जाएगा, मतलब n इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और अगर एन सी एक्स ग्रेटर देन एन सी वाई है तो पक्की बात है कि एक्स वाई से बड़ा होगा, तो जो n है वो हमेशा जो है वो x प्लस वाई से ग्रेटर होना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका खास ध्यान रखना है हमको कि अगर इस टाइप का केस दिखाई देता है तो फिर हम इक्वालिटी, तो हमें पता ही है एनसीईआरटी में तो इक्वालिटी ही मिलने वाली है, इनइक्वालिटी नहीं मिलेगी। ओके, हाँ x माइनस वाई इक्वल टू जीरो तो हो ही गया, क्योंकि x इक्वल टू वाई है तो x माइनस वाई जीरो बिल्कुल सही है। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5 देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5,
प्रॉपर्टी नंबर 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पे बेस्ड क्वेश्चन एक बार नहीं, मैं बोलूँगा कि कम से कम 10 बार पूछे गए होंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस में कई बार पूछे गए हैं, कई बार एडवांस में इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए इसको तो आप हाईलाइट कर ही लेंगे कि ये भाई प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम बताने जा रहे हैं। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी नंबर 5 जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार क्वेश्चन, एक दो बार नहीं कई बार क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गए हैं, तो हमें इसका आइडिया पूरी तरीके से होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी क्या है वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ये है, और इस तरह की मैंने बताया उसमें भी परमुटेशन में भी इस टाइप की प्रॉपर्टी थी, और मैंने बोला था कि कॉम्बिनेशन में भी मिलती है ये। उसमें क्या बताया था कि अगर n को बाहर निकालते हैं तो वो कम हो जाता है। इसमें भी वही है कि जैसे मैं इस n को बाहर निकालूं और यहाँ से अगर r दिया है, इस r को बाहर निकालूं तो n ऊपर से बाहर आ जाता है, r नीचे से बाहर आ जाएगा, बीच में अपॉन का साइन आ जाता है, एक एक कम होता जाता है, n-1 c r-1 एक एक कम होता जाएगा। अगर मैंने n को बाहर निकाला, r को बाहर निकाला और एक बार फिर से मैं n-1 को बाहर निकाल लेता हूँ, n-1 को बाहर निकाल लेता हूँ, सॉरी c नहीं आएगा, n-1 को बाहर निकाल लेता हूँ, तो n-1 को बाहर निकाला, अपॉन में से r-1 को बाहर निकाला, तो अब यहाँ क्या बचने वाला है, n-2 c r-2। एक बहुत बड़े कैलकुलेशन को ये कम कर देता है जिसमें हम पूरा सॉल्व करने बैठते हैं। इसी तरह इसमें अगर n-1 n-2 को बाहर निकाल दिया, अपॉन में r-1 और r-2 को बाहर निकाल दिया, तो क्या आ जाएगा, n-3 c r-3। और ये जनरलाइज होती रहेगी, ये प्रॉपर्टी जनरलाइज होती रहेगी कि आगे भी जहाँ तक हमें ज़रूरत है वहाँ तक ओपन कर लो। इसलिए ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। खास इसका हमें ध्यान रखना है कि ये वाला तो कंडीशन हमको पता ही होना चाहिए कि अगर n और r को बाहर निकालो तो एक एक कम होता जाएगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा, ये बंद नहीं होने वाला है। जब तक जहाँ तक हमें ज़रूरत है r को छोटा करने की, वहाँ तक हम r को छोटा कर सकते हैं। एक बहुत बड़े कैलकुलेशन को ये छोटा करेगा। अभी जब हम क्वेश्चन देखेंगे तब हमें आइडिया होगा इसका। ओके बच्चों, तो ये, और इसको हम प्रूव कर सकते हैं। अभी हम प्रूव कर लेंगे इसको कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रूफ तो बहुत इजी है इसका, लेकिन जब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो फिर थोड़ा सा ध्यान रखना है हमको कि हम डायरेक्ट अब सब में फार्मूला यूज़ नहीं करने बैठेंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे उसमें यही प्रॉपर्टी यूज़ कर देंगे, फिर फार्मूले यूज़ करने के लिए नहीं बैठने वाले। तो देखते हैं कैसे ये प्रॉपर्टी क्या है, पहले इसको प्रूव कर लेते हैं। तो NCR है हमारे पास, तो LHS तो सब में NCR दिख ही रहा है, तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा वो तो हो गया NCR, और NCR जो है वो क्या हो गया, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल। जो इसका सेकेंड पार्ट है वो है n अपॉन r n-1 c r-1। जरा इसको भी ओपन करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-1 माइनस r, और ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा माइनस का प्लस हो जाएगा, 1 से 1 कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। देखो इन दोनों को मर्ज कराओ, n और n-1 फैक्टोरियल को तो n फैक्टोरियल लिख सकते हो, r और r-1 को r फैक्टोरियल लिख सकते हो, और अंदर क्या बचा, n-r फैक्टोरियल। तो देख रहे होगे ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ रही है। सिमिलरली थर्ड वाले को करोगे तो ये मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि थर्ड पार्ट भी बिल्कुल वही सेम होने वाला है, n अपॉन r n-1 अपॉन r-1। सिमेट्री बनती जा रही है ना, सिमेट्री बनती जा रही है, और अगर सिमेट्री बनती जा रही है तो फिर वही बनने वाला है, कुछ भी नहीं चेंज होने वाला। ये सब मिलेगा ही, r-1 के बाद r-2 और n-2 मिलेगा ही, सबको मर्ज करा देंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर r-2 फैक्टोरियल और यहाँ पर n-2 प्लस r-r+2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि n-1 और n-2 को जब लेंगे तो n फैक्टोरियल आ जाएगा। नीचे r, r-1 और r-2 को बोल सकते हैं r फैक्टोरियल,
और यहाँ पर n माइनस आर फैक्टोरियल। तो फिर ये है बहुत इजी सा काम, लेकिन हम इसको डायरेक्ट प्रॉपर्टी में अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा हमें छोटा मिलेगा। ठीक है ना, कई सारे क्वेश्चंस में ये एप्लीकेबल है और ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर हमारी 5 हो गई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लिख लिया सभी ने? ओके, फिर देख लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है वो भी लिख लेते हैं। वो क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 6 है NCR और अपॉन में NCR माइनस 1, NCR अपॉन NCR माइनस 1। कभी कभी ऐसा दिखाई देगा कि n सेम होगा और इन दोनों में 1 का डिफरेंस होगा, जैसे r में यहाँ r है तो यहाँ पर r माइनस 1 है। तो जब भी कभी इस टाइप का डिफरेंस होगा तो उसकी भी प्रॉपर्टी है n माइनस आर प्लस 1 अपॉन r। ये भी आगे के चैप्टर में एक फार्मूला बन जाएगा। तो अभी हम इसको समझ लेते हैं कि हम इसको डायरेक्ट जब भी कभी हमें NCR दिखेगा और नीचे NCR माइनस 1 दिखेगा तो हम उसकी वैल्यू क्या रख देंगे? n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। इसको भी प्रूफ कर लेते हैं, बहुत इजी है, प्रूफ कर सकते हैं। NCR अपॉन NCR माइनस 1, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल तो कट हो जाएगा और ये वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो क्या आ जाएगा? n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। अब हमें फैक्टोरियल कट करना आता है, हम बहुत अच्छे से फैक्टोरियल कट कर लेते हैं। हम देखते हैं कौन सा बड़ा फैक्टोरियल है, तो इसका कंपैरिजन इसके साथ ही होगा क्योंकि n माइनस आर में एक ज़्यादा है ये, तो जो ज़्यादा होता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं तो छोटा वाला हमें मिल जाता है, तो n माइनस आर फैक्टोरियल मिल जाएगा। r माइनस 1 फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल में हमको पक्की बात पता है कि r फैक्टोरियल बड़ा है, तो r फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं। तो r को जैसे ही ओपन करेंगे तो r बाहर आ जाएगा, तो r माइनस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा और इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, ये भी कट हो गया, r माइनस 1 फैक्टोरियल भी कट हो गया, तो n माइनस आर प्लस 1 अपॉन r। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6 प्रूव हो गई कि जब भी कभी हमारे पास डिफरेंस जो है वो कम का मिलेगा, एक का डिफरेंस होगा, जैसे यहाँ पर NCR है और वहाँ पे NCR माइनस 1 है, तो फिर हम दोनों को ओपन नहीं करेंगे, हम सीधे n और r की वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर देंगे और हमारा रिजल्ट सीधे सीधे आएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी इम्पॉर्टेंट जो जेई का फेवरेट है, प्रॉपर्टी नंबर 7, और इसको तो हमें नाम से ही याद रखना है, प्रॉपर्टी नंबर 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका नाम है पास्कल थ्योरम। मैथमेटिशियन पास्कल थे, उन्होंने अपने नाम पे ये पास्कल थ्योरम बनाई हुई है और ये बहुत इजी है। NCR और NCR माइनस 1 में कुछ एक रिज़ल्ट बना दिया है और वो इम्पॉर्टेंट क्यों है अभी हम देखते हैं क्यों इम्पॉर्टेंट है। उसको पहले लिख लेते हैं कि क्या है वो रिज़ल्ट। वो रिज़ल्ट कुछ इस टाइप का है कि अगर NCR हो और NC में R में से एक कम हो, मतलब दोनों में 1 का डिफरेंस हो, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे R हो तो यहाँ पे R माइनस 1 हो सकता है यहाँ R प्लस 1 हो तो यहाँ पे R हो जाए, मतलब दोनों में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। एक NC 20 हो तो एक NC 19 होना चाहिए, 20 और 19 कोई भी दो आसपास वाले नंबर होने चाहिए। यहाँ पर 3 है तो यहाँ 4 हो जाए, या यहाँ 4 है तो यहाँ 5 भी हो सकता है, कोई भी हो जाए। तो इसका रिज़ल्ट डायरेक्ट हम देखते हैं क्या आता है, n+1CR। क्या पढ़ा हमने कि अगर n दोनों में सेम है, कैसे हमें पता चलेगा? n दोनों में सेम होना चाहिए तो एक बढ़ा के n+1 लिखना है
और R माइनस वन में जो बड़ा है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही होगी। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, पास्कल थ्योरम। जैसे अगर एक एग्जांपल मैं यहाँ समझाना चाहूँ तो तुम बहुत इजीली समझ सकते हो कि यहाँ पे 6C3 है और यहाँ पे 6C4 है, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 6+1 हो जाएगा। दोनों में n सेम होना चाहिए, इनमें 1 का डिफरेंस हो जाना चाहिए, तो 7C क्या हो जाएगा, 4। जो बड़ा होगा R में वो इधर आ जाएगा। तो कई सारे टर्म जो C के टर्म में है उनका आंसर ये C के टर्म में दे देता है। अब यहाँ तो 2 टर्म है तो हमें लगेगा कि यार इन दोनों को तो सॉल्व करना इजी है, फिर 7C4 को भी सॉल्व कर लेंगे और हम देखेंगे कि ये दोनों ही दोनों इक्वल है। लेकिन अभी कई सारे C के टर्म होंगे जिसमें पास्कल थ्योरम यूज़ करेंगे और वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें C का आंसर C के टर्म में ही चाहिए। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी पास्कल थ्योरम। और इसी से रिलेटेड एक पास्कल ट्रायंगल भी है, वो भी अभी यहीं पे बात कर लेंगे। पहले लिख लेते हैं पास्कल थ्योरम और पहले इसी को डिराइव करेंगे, उसके बाद फिर इस पे बेस, सब पे बेस क्वेश्चन करते हैं। अभी पहले एक बार सारी प्रॉपर्टी मर्ज करके एक साथ लिख लेते हैं। चलिए, तो ये हो गई हमारे पास्कल थ्योरम। इसका प्रूफ यहीं पर लिख लेते हैं कि वैसे तो आप खुद इसको कर सकते हो, NCR और NCR माइनस वन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, कुछ खास काम वैसे है नहीं मेरे लायक। NCR और NCR माइनस वन, चलो मैं दे रहा हूँ 1 मिनट का टाइम, ज़रा देखो, साथ में पहुँचो, फिर मैं करूँगा इसको। जिनका नहीं होगा एक बार मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन से लोग कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पर फार्मूला सिर्फ NCR का लगाना है और कुछ नहीं लगाना है। दोनों में जो फैक्टोरियल कॉमन होंगे, बड़े छोटे होंगे, उनको एडजस्ट कर लेना है, तो अब ऑटोमेटिक n+1 CR बनने लगेगा। एक बार ट्राई करें आप। और ये सब्जेक्टिव पार्ट में भी इम्पॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव मतलब जब ये 11th क्लास के एग्ज़ाम में डायरेक्ट ये प्रूव करने के लिए भी आता है। नाम नहीं बोलते हैं कि ये पास्कल थ्योरम है, लेकिन कह देते हैं प्रूव करो NCR प्लस NCR माइनस वन इक्वल टू n+1 CR। तो आप एक बार इसको सॉल्व करें, है आपके पास 2 मिनट, जल्दी से करें। ओके, हो गया। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं NCR का, तो n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल और n माइनस R फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन R माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल। यहाँ तक तो सबने कर लिया होगा। अब उसके बाद जो है आगे क्या करेंगे, ओके,
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई n फैक्टोरियल तो कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर n फैक्टोरियल है तो यहाँ पर भी n फैक्टोरियल है, लेकिन यहाँ पर r है और यहाँ पर r माइनस वन है, तो इन दोनों को में से हम किस में से कॉमन लें। और तीसरा हमको ये दिख रहा है कि यहाँ पर n माइनस आर है और यहाँ पे n माइनस आर प्लस वन है, तो हमें तो फैक्टोरियल ही सेम करना है ना, कोई बड़ा काम नहीं है। तो n फैक्टोरियल तो सेम है तो उसको एज इट इज़ लिख दिया। r और r माइनस वन में पक्की बात पता है कि r को ही ओपन करेंगे और n माइनस आर को ओपन नहीं करेंगे क्योंकि n माइनस आर प्लस वन ज़्यादा बड़ा है। हम हमेशा बड़े फैक्टोरियल को ओपन करते हैं ताकि छोटा हमको मिल जाए और हम कॉमन ले सकें। तो यहाँ पर हमने n माइनस आर प्लस वन को ओपन कर दिया तो n माइनस आर फैक्टोरियल हो गया क्योंकि वन कट हो जाएगा, n माइनस आर एक कम होता है ना। 14 फैक्टोरियल को ओपन करो तो 14 इंटू 13 हो जाता है, तो वही n माइनस आर प्लस वन को ओपन किया तो n माइनस आर प्लस वन बाहर आ गया, एक कम हो गया। अब यहाँ से जो कॉमन दिख रहा है फैक्टोरियल उसको बिल्कुल बाहर ले लेते हैं, r माइनस वन फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल। क्या बचने वाला है यहाँ पे 1 अपॉन आर आ जाएगा और प्लस 1 अपॉन n माइनस आर प्लस वन आने वाला है। इसी को बस ओपन करना है, इसी को मतलब सॉल्व करना है, बाकी तो ये हमारा ऑटोमेटिक प्रूफ होने वाला है बस 2 लाइन के बाद। यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया r और n माइनस आर प्लस वन, तो n माइनस आर प्लस वन प्लस आर आ जाएगा, r और r को कट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं n फैक्टोरियल बचा और साथ में n प्लस वन है, अपॉन में r आ गया और r माइनस वन फैक्टोरियल आ गया और n माइनस आर प्लस वन आया और n माइनस आर फैक्टोरियल आ गया। तो अब हमें ये तो पता ही है कि ये एक बड़ा नंबर बाहर आया और उससे एक कम हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या हम n प्लस वन का फैक्टोरियल नहीं लिख सकते ऊपर वाले को, क्योंकि n प्लस वन को बाहर निकालोगे तो n फैक्टोरियल हो जाएगा। इन दोनों को क्या मर्ज करके r फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बिल्कुल। और इसको क्या लिख सकते हैं n माइनस आर प्लस वन, क्योंकि n माइनस आर प्लस वन को बाहर निकालेंगे तो n माइनस आर फैक्टोरियल आ जाएगा। तो अब यहाँ पर इसको क्या मैं n प्लस वन सी आर बोल सकता हूँ, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल। तो देखो ये RHS हमारा ऑटोमेटिकली बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बताइए इसमें किसी को कोई अभी भी कोई डाउट है क्या, कि इजी है, समझ में आ रही है बात? तो लिख लेते हैं जल्दी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हो गया, कर लिया सभी ने नोट, आगे बढ़े फिर। तो पास्कल, अभी हमने क्या लिखा, पास्कल थ्योरम लिखा हुआ है, इसी से रिलेटेड पास्कल ट्रायंगल है। तो इसी में हम सेकंड पार्ट बल्कि इसी को बना लेते हैं कि हम प्रॉपर्टी एक एक्स्ट्रा नाम लिखें, यहीं पर हम इसको, ये हो गया पास्कल थ्योरम हो गया ये 7th का फर्स्ट पार्ट, और इसी का सेकंड पार्ट हम लिख लेते हैं पास्कल ट्रायंगल। सेवेंथ का ही सेकंड, बल्कि ये दोनों अलग नहीं है, अभी समझ में आएगा कि ये दोनों अलग नहीं है। पास्कल ट्रायंगल, ट्रायंगल जो हम जानते हैं वही शेप जो है, उसी टाइप का कुछ शेप बनने वाला है ट्रायंगल का, तो इसी का नाम उन्होंने अपने नाम पे पास्कल ट्रायंगल रख दिया है। पास्कल ट्रायंगल में हमको क्या बताया गया है वो देख लेते हैं, पास्कल ट्रायंगल होता क्या है। उन्होंने क्या किया, एक इस टाइप का एक डायग्राम बनाया, इस टाइप का मैं बनाता हूँ किस टाइप का। उन्होंने बोला कि भाई 1 को यहाँ रखना है और फिर साइड में कॉर्नर में 1 1 रखने हैं, ये 1 रखा और यहाँ 1 रखा। फिर उन्होंने कहा कि भाई फिर कॉर्नर में हमेशा 1 को ही लेके आओ, ये 1 रखा इधर और ये 1 रखा, और इन दोनों को प्लस करके बीच वाले में 1 और 1 को प्लस करके यहाँ बोला कि 2 होगा। अभी मैं बताऊंगा कि ऐसा क्या है इसमें ऐसा खास क्या है।
फिर उसके बाद कॉर्नर में 1 रखा, इधर भी कॉर्नर में 1 रखा, और इन दोनों को, जैसे इन दोनों को प्लस किया था तो ये मिल गया था, तो अब इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, 2 + 1 3, और इधर भी 2 + 1 को जब प्लस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 3 3 1, तो 1, और फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4, इसको प्लस करेंगे 6, इसको प्लस करेंगे 4, और ये 1। सिमिलरली ये बढ़ता चला जाएगा 1, और ये कितना हो गया 5, ये 10, और ये 10, ये 5, और ये 1, और ये जितना बड़ा हम बनाना चाहें उतना बड़ा बनता चला जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होने वाला है वो अभी हमें समझ में आएगा। जैसे मान लो कि अगर हम कहते हैं कि भाई x + y का होल स्क्वायर क्या होता है, ये देखो एक ट्रायंगल का शेप बन रहा है ना, ये एक ट्रायंगल का शेप बन रहा है। अगर मैं बताऊं यहाँ पर देखो, ये एक ट्रायंगल टाइप में नहीं बन रहा है, एक इधर ये जा रहा है इस टाइप से, फिर एक यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर जा रहा है, और ऐसे ही कॉर्नर में हमेशा 1 ही बनने वाला है, तो बना एक ट्रायंगल। और ऐसे ये बढ़ता जाएगा, ये n की वैल्यू अभी हम बढ़ाते जाएंगे, फिर 1 ले लेंगे, फिर 6 आ जाएगा, और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। लेकिन हम याद कहाँ तक रखेंगे, मुश्किल से 7 8 तक, बस ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम बना तो सकते हैं और बहुत जल्दी बन जाएगा। तुम्हें याद होगा कि तुमने a + b का होल स्क्वायर बचपन में याद किया होगा। जैसे a + b, अगर ये a + b की पावर 1 है तो तुम्हें पता है कि ये a आ जाता है, और यहाँ पर क्या आ जाता है, b आ जाता है, तो यहाँ पर 1 आ जाता है और यहाँ पर 1 आ जाता है। फिर तुमने पढ़ा होगा, तुम्हारे बताया गया होगा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो बताया गया होगा a² + 2ab होता है और प्लस b² होता है। फिर a + b का होल क्यूब भी याद किया गया, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + 3a² b + 3b² a और प्लस b³। तो ये जो आया है ना, जैसे यहाँ पर a + b की पावर, अगर मैं कह दूँ a + b की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती थी, 1। तो ये जो 1 आया है ना, ये जो 1 आया है ये कहाँ से आया है, जो ये ऊपर वाला ये 1 है ना, यानी यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि भाई a + b की होल पावर n की बात कर रहा हूँ, तो ये जो पहला वाला है, ये जो पहला वाला है, ये n = 0 के लिए है। a + b की होल पावर 0 होगी तो 1 आ गया। जैसी n की वैल्यू 1 ली होगी, ये बात किसकी हो रही है, a + b की होल पावर n की। जैसी a + b की पावर 1 लिया तो क्या आया था, a, और 1a + 1b, तो ये जो 1a आया है ना, यही 1 है और ये 1 है। मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि ये 1c 0 की वैल्यू है। अगर तुम देखोगे तो ये 1c 0 है, और ये जो है वो 1c 1 है। मतलब जो फार्मूला बनाया गया होगा वो कुछ ऐसे बनाया गया होगा। अभी हम इसको जनरलाइज कर देंगे, 1c 0 a + 1c 1 b, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा वाला होगा, ये n = 2 के लिए, तो 2 के लिए इसका नाम क्या होगा, ये होगा 2c 0, ये होगा 2c 1 की वैल्यू, और ये है 2c 2 की वैल्यू। चाहो तो सॉल्व करके देख लो। अभी तुमने पढ़ा था 2c 0 जो है वो 1 होता है, 2c 1 जो होता है उसको भी सॉल्व करके देखा अभी हमने कि nc 1 कुछ भी हो वो n हो जाता है, और nc 2 भी चाहो तो तुम 2c 2 सॉल्व करके देखो कि दोनों सेम होते हैं तो वो 1 हो जाती है वैल्यू। उसी तरह हमने पढ़ा है a + b का होल क्यूब, तो उसमें क्या क्या आया, a + b के होल क्यूब में पहले 1 आया, फिर 3 आया, पहले देखो यहाँ 1 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया, फिर 1 आया, आया कि नहीं यहाँ पे 1। तो हम a + b का होल क्यूब भी यहाँ पर, तो ये किसका नाम है, इसका नाम है, इसको हम बोलेंगे ये क्या है, ये है 3c 0, ये है 3c 1, ये है 3c 2, और ये क्या है 3c 3। क्योंकि हमको पता है कि n हमेशा r से बड़ा ही होना चाहिए, या तो इक्वल होगा या तो बड़ा होगा। 3c 4 तो हमें पता है कि 3c 4 तो कोई वैल्यू ही नहीं देता है, n हमेशा r से बड़ा होना चाहिए। सिमिलरली इसको क्या बोल सकते हो, 4c 0, 4c 1, 4c 2, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4c 3, 4c 4। तो कभी भी हमें लाइन से अगर हमें 5c 0, 5c 1, 5c 2 सब निकालना पड़ जाए, कभी ऐसी प्रॉब्लम में हम फंस जाए कि हमें 5c 0 निकालना हो, 5c 1 निकालना हो, 5c 2 निकालना हो, 5c 3, ये सारे के सारे अगर हमें निकालने हो, तो फिर हम बार बार सबको निकालने नहीं बैठेंगे। हम क्या करेंगे, हम यही पास्कल ट्रायंगल बना लेंगे और हम बता देंगे कि भाई जो सीरीज़ है वो यही बनने वाली है। यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो जनरलाइज भी कर सकता हूँ चीज़ों को। देखो
यहाँ पर क्या हुआ, जैसे a प्लस बी की पावर 1 थी तो a की पावर 1 आ गई और b की पावर 1 आ गई, और यहाँ पर a की पावर 1 आई थी तो b की पावर 0 थी, और यहाँ b की पावर 1 आई है तो a की पावर क्या हो गई है, 0 हो जाएगी। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर पहले 1 आया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब होता है तो यहाँ ऊपर देखो कि 2 के लिए क्या लिखा हुआ है, 2 के लिखा है 2c0, 2c1 और 2c2, यही तो लिखा हुआ है। तो मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं इसको फिर से यहाँ लिखूँ तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, 2c0 आया होगा, फिर 2c1 आया और फिर 2c2 आया। तो यहाँ पर क्या आया, ए स्क्वायर आया, फिर यहाँ पर क्या आया, ए बी, और यहाँ पर आया बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ऐसे बना होगा फॉर्मूला, समझना, थोड़ा सा ध्यान देना। पहले ए की पावर जो थी वो सबसे बड़ी ली गई, बी की पावर 0 ली गई, फिर ए की पावर को एक कम किया गया, पहले पावर 2 थी तो एक कम किया गया तो यहाँ 1 हो गई, और बी की पावर में एक बढ़ाया गया तो 0 थी तो 1 हो गई। और फिर 2c2 के बाद जो है, जब ए की पावर पहले 2 थी फिर 1 हुई तो अब अगले में क्या हो जाएगी, ए की पावर 0, और बी की पावर क्या बड़ी होगी, पहले 0 थी फिर 1 हुई और फिर 2 हो गई। तो यहाँ पर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी डायरेक्ट समझ सकते हैं कि इसी टाइप से बना होगा कि पहले 2c0 आया, फिर 2c1 आया और फिर 2c2 आया। बात समझ में आ रही है कि नहीं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो बना था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से देखो अभी हम आगे और बात करते हैं, जैसे ए प्लस बी का क्यूब अगर हमें नहीं पता है और अगर हमें बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। हम पहले 3c0 से लिखना चालू करेंगे, 3c0 लिखेंगे, फिर 3c1 लिखेंगे, फिर 3c2 लिखेंगे और फिर 3c3 लिखेंगे। हमें नहीं पता कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये हम मान के चल रहे हैं। तो ये हमारे जो कांस्टेंट हैं वो तो सारे के सारे आ गए। अब जरा देखना क्या करते थे हम, पहले पहले ए की सबसे बड़ी पावर, तो यहाँ पर ए की सबसे बड़ी पावर क्या होगी, यहाँ पर 3 का चल रहा है तो ए टू द पावर 3, और बी की पावर क्या होगी, सबसे छोटी 0, 0 से कम नहीं होगा, पहले देख लेंगे फिर नोट करते जाएंगे, पहले समझ लेंगे यहाँ पर, क्योंकि अभी मैं ए प्लस बी की पावर 4 का फॉर्मूला बनवाऊंगा 5 का, तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम होगी। तो ए प्लस बी का होल क्यूब है तो पहले 3c0 आया, 3c1 आया, 3c2 आया, 3c3 आया। अब कोई बोले कि 3c4 भी आएगा क्या, तो कहाँ से आएगा, 3c4 तो वैलिड ही नहीं है, 3 तक ही जाना है ना हमको। अब हमने पहले ए की पावर 3 ले लिया, बी की पावर 0 ले लिया। अब ए की पावर 3 के बाद एक पावर कम करोगे तो क्या हो जाएगी, 2, और बी की पावर एक बढ़ाओगे, फिर ए की पावर एक और कम करोगे तो ये 1 हो जाएगी, और बी की पावर एक और इंक्रीज करेगी तो 2 हो जाएगी, और फिर यहाँ पर ए की पावर क्या हो जाएगी, 0, और बी की पावर 3। तो तुम्हें पता नहीं 3c0 किसी की nc0 होता है तो वो 1 होता है, तो देखो ए क्यूब आ गया। 3c1 जो होता है वो क्या हो जाएगा, 3, ऊपर लिखा हुआ है, ये लिखा है 3c1 जो है वो 3 होता है, 3c2 जो होता है वो भी 3 होता है, और 3c3 क्या होता है, वो 1 होता है। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, चाहो तो एनसीआर से ओपन कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 3a² बी हो गया, 3b² ए हो गया या ab² हो गया, और फिर ये 3c3 तो 1 हो गया, तो ये बी क्यूब हो गया। तो देखो ए प्लस बी का होल क्यूब जो है वो कुछ ऐसे ही बना हुआ है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, इससे फ़ायदा क्या होगा, हम ए प्लस बी की पावर 4 भी बना सकते हैं। चलो साथ में बनाते हैं ए प्लस बी की पावर 4, अगर आप बना सकते हैं तो बनाएं जल्दी से। 4c0 से स्टार्ट करो और ए की पहले पावर बड़ी करते जाओ, और बी की पावर सबसे 0 से स्टार्ट करो, बी की पावर बढ़ाते जाओ और ए की पावर कम करते जाओ। अपने आप ए प्लस बी की पावर 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, n हो, किसी का भी फॉर्मूला तुम बना सकते हो। Sir, A is to 4 plus 4, 4, A into A cube, B square, plus
होती है, अभी हमने देखा कि NC0 हमेशा 1 होता है, तो a टू द पावर 4 हो गया। 4C1 4 होगा क्योंकि NC1 हमने पढ़ा था अभी कि n होता है, a क्यूब भी। 4C2 हम यहाँ से देख लेते हैं, वैसे तो हम निकाल भी सकते हैं, 4C2 6 होता है, तो 4C2 की वैल्यू 6 हो गई। और हम चाहे तो NCR वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर, फिर 4C3 फिर 4 हो गया, a और b क्यूब हो गया, और फिर 4C4 1 हो गया, तो b टू द पावर 4 हो गया। तो क्या सभी का ये आया हुआ है? अगर ये आया है तो बढ़िया बात है, आप a प्लस बी की पावर कुछ भी बना सकते हैं फॉर्मूला, चाहे वो कोई हमसे पावर 4 का पूछे या 5 का पूछे। सिमिलरली करके पावर 5 का भी बना सकते हैं आप। NC0 से स्टार्ट करिए और 5 तक जाइए, और a की पावर को सबसे बड़ी पावर से छोटे में ले जाइए, और b की सबसे छोटी पावर 0 से बड़े में ले लीजिए। तो बना लेते हैं इसको भी। 5C0, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 5C0 a की पावर क्या हो जाएगी 5, b की पावर 0, फिर 5C1 a टू द पावर क्या हो जाएगी 4, b टू द पावर 1, 5C2 a टू द पावर 3 हो जाएगी, b स्क्वायर, 5C3 a टू द पावर 2 b क्यूब, और 5C4 a b टू द पावर 4, और 5C5 a टू द पावर 0 और b टू द पावर। ओके, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ और देखने को मिलती है कि अगर हम कभी गलत कर दें तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं चाहे वो a प्लस बी का क्यूब भी हमने देखा, तो सब में पावर देखोगे तो हमेशा 3 आने वाली। देखो यहाँ पर, यहाँ ध्यान दो थोड़ा सा, तो तुम्हें अगर गलत भी करते हो तो तुम्हें पता चल जाएगा। यहाँ पर पावर 3 थी तो यहाँ भी पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है तो यहाँ पर पावर 1 है, मिला के 3 हो गई। यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर पावर 1 है, तो मिला के 3 हो गई, और यहाँ भी 3 है। ये मत सोचो कि बेस सेम है तो पावर ऐड कैसे होगी, पावर ऐड नहीं कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक लीनियर है और b स्क्वायर क्वाड्रेटिक है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूबिक ही आएगा। अगर हम x का और y स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर क्यूबिक ही बनने वाला है। यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर a की पावर 4 है, तो पावर हमेशा 4 ही होगी। ये देखो 3 और यहाँ पावर 1 है, यहाँ पर 2 और 2 4 हो गई, यहाँ 1 और 3 4 हो गई, तो ये भी हमें पता चल जाएगा कि पावर हमेशा 4 होगी। इसी को जनरलाइज करके अगर मैं तुमसे कहूँ कि भाई इसको जनरलाइज कर दो और a प्लस बी की होल पावर n का फॉर्मूला बना दो, तो लिख लेते हैं a प्लस बी की होल पावर n का क्या हो जाएगा, NC0 a की सबसे बड़ी पावर और b की सबसे छोटी पावर, फिर NC1 a की सबसे बड़ी पावर से एक कम हो जाएगा, b टू द पावर 1, NC2 a टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर हो जाएगा, NC3 a टू द पावर n माइनस 3 b क्यूब हो जाएगा। सिमिलरली चलते चले जाएंगे, लास्ट में आ जाएंगे तो NCn हो जाएगा और a की पावर n माइनस n हो जाएगी और b टू द पावर n हो जाएगी। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा कि a प्लस बी की चाहे जितनी बड़ी पावर हो, आप सारी की सारी ओपन कर लीजिए, सब में यही बनने वाला है। चाहे a प्लस बी की कितनी भी बड़ी पावर का हमसे पूछा जाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला बन जाएगा, चाहे कितनी भी बड़ी पावर हो हम सब की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, कोई प्रॉब्लम? चलिए ये तो हम आगे कर लेते हैं, फिर आगे का काम। एक बात यहाँ पर हमें और भी दिखाई दी है, अगर आपने गौर किया है तो देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर जो पावर है वो बढ़ती जा रही है। पहले यहाँ पर पहले 1 आया फिर 1 आया, अगर दूसरे में देखो तो 1 2 1 आया, फिर पहले 1 आया फिर 4 आया फिर 6 आया और फिर जो है 4 आया फिर 1 आया। मतलब एक टाइम ऐसा आता है कि पहले चीज़ें बढ़ती हैं फिर सबसे ऊपर तक जाती हैं और ऊपर जाने के बाद फिर वही कम होती रहती है। तभी तो हमने पढ़ा था कि NCR जो होता है वो NCn माइनस आर के इक्वल होता है, कि जो सबसे बड़ा वाला होता है वो सबसे छोटे वाले के इक्वल हो जाता है। जो पहला वाला टर्म है वो आखिरी टर्म की इक्वल है, जो सेकंड वाला टर्म है वो सेकंड लास्ट की इक्वल है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो तो तुम्हें दिखाई देंगी चीज़ें कि यहाँ पर देखेंगे तो पहला वाला टर्म 1 है तो ये भी 1 है, यहाँ पर देखो सेकंड वाला 3 है तो 3 है,
यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट वाला यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, सेकेंड सॉरी यहाँ पर 1 है, और सेकेंड जो है वो सेकेंड लास्ट की इक्वल है, और थर्ड वाला जो है वो सेम है। मैक्सिमम कहाँ पर आ रहा है? एक बार ये जेई में क्वेश्चन एक ऐसा भी पूछा गया था, यहाँ पर भी देखोगे तो लास्ट फर्स्ट 1 है तो यहाँ पर भी लास्ट में 1 है, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है, यहाँ 10 है तो यहाँ पर भी 10 है। तो एक बात यहाँ पर और भी पूछी गई थी एनसीआर से रिलेटेड कि एनसीआर की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है। इसको भी एक प्रॉपर्टी की तरीके लिख लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 8। और एक चीज़ और बता दूं कि इसका नाम पास्कल ट्रायंगल क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ तुमने देखा होगा कि यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर तुम देखो कि पास्कल थ्योरम और पास्कल ट्रायंगल दोनों सेम ही है। देखो यहाँ पर मैंने अभी क्या बताया कि इन दोनों को ऐड करता हूँ, इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ये मिलता है, यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ 2C0 को ऐड किया और 2C1 को ऐड किया तो 3C1 मिल गया। तो यही तो पास्कल ट्रायंगल है। देखो यहाँ 2C0 को ऐड किया, 2C1 को ऐड किया तो 3C1 मिल गया। तो यही तो पास्कल थ्योरम है ना कि अगर n की वैल्यू सेम हो तो एक ज़्यादा हो जाती है, और r-1 में जो बड़ा होता है वो यहाँ पर आ जाता है। तो देखो यहाँ 0 और 1 में बड़ा, यहाँ 1 है तो 1 आ गया। तो ये पास्कल थ्योरम ही है। पास्कल थ्योरम और पास्कल ट्रायंगल में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर इन दोनों को प्लस किया जाए तो ये मिलता है 4C1, और 4C2 को अगर प्लस करते हैं तो क्या मिलता है 5C2 मिल जाता है। तो ये देखो मिल गया 5C2। तो ये कुछ नई चीज़ नहीं है, पास्कल थ्योरम और पास्कल ट्रायंगल दोनों सेम ही है, कुछ दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। पास्कल थ्योरम और पास्कल ट्रायंगल दोनों सेम है। ओके, उसके बाद आगे बात करते हैं, एक और प्रॉपर्टी लिख लेते हैं इसकी। ये तो हो गई प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 8 लिख लेते हैं। और ये भी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी जेई में पूछा गया है। एनसीआर की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? एनसीआर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? व्हेन आर इक्वल टू n/2, और n जो है अगर इवन है तो n अगर इवन है तो r की वैल्यू n/2 लेना है, और r की वैल्यू n+-1/2 लेना है अगर n जो है वो ऑड है तो। अब इसका मीनिंग क्या है, ये क्या चीज़ हम बता रहे हैं, अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या मैंने बताने की कोशिश की हुई है तुम्हें, ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया हमारा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन पूछा जाता है ना जब किसी से हमारा, तो फिर वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इससे क्वेश्चन पूछा गया है तो फिर इसका मतलब ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गया। तो एनसीआर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब r की वैल्यू n/2 की इक्वल है और n जो है वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, n इवन होना चाहिए, और r की वैल्यू n+1-1/2 होगी जब n की वैल्यू ऑड होगी तब। अब ये क्या, इसका मीनिंग क्या है, अभी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए जैसे मान लो ये नोट कर लिया सभी ने, नोट कर लिया सभी ने, ओके। जो अभी हमने यहाँ बात की थी, ये जो पास्कल ट्रायंगल हमने यहाँ बनाया है उसको एक बार और यहाँ बनाता हूँ। ये प्रॉपर्टी कुछ उसी से रिलेटेड है जो एनसीआर की वैल्यू है। हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ छोटा छोटा बना देता हूँ, ये 1 है, ये 1 और 1 है, ये 1 2 और ये 1 है, और ये 1 3 3 1 है, ये 1 4 6 4 1 है। NCR का मतलब है ये NCR के कोफिशिएंट ही तो है। ये हमने बोला कि भाई ये 0C0 होता है, ये 1C0 और ये 1C1 होता है। तो ये कहना चाहते हैं कि भाई NCR की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी। तो ये n=1 के लिए है, ये n=2 के लिए है, ये n=3 के लिए है, और ये n=4 के लिए। तो ज़रा देखो यहाँ पर NCR की वैल्यू मैक्सिमम कब मिल रही है, जब हम कोई इवन नंबर लेते हैं। इवन नंबर देखो, जैसे n की वैल्यू 4 ले लिया, ये 4 इवन है, तो 4 में हमने लिखा हुआ है कि NCR की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलती है, जब r की वैल्यू n/2 की इक्वल है। r की वैल्यू n/2 की इक्वल है तो इसका मतलब NCR में r की वैल्यू n/2 की इक्वल है,
और अगर हमने आर की वैल्यू 4 ली है तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर एन की वैल्यू हमने 4 ली है, यहाँ पर हमने एन की वैल्यू 4 ली है ना, ये जो है वो एन की वैल्यू के लिए हमारा है ना, यहाँ पर जो हम करते हैं वो एक्स प्लस वाई की पावर एन या ए प्लस बी की पावर एन, तो यहाँ हमने एन की वैल्यू जो है वो 4 ली है, तो 4/2 होगा तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि हमारा जो आंसर है कि एन सी आर मैक्सिमम कब होगा, तो 4C2 अगर हम निकालेंगे 4C2 तो वो सबसे बड़ी वैल्यू देगा। देखो यहाँ पे 4C0 है, 4C1 है, 4C2 है, 4C3 है और 4C4 है। तो दिख रहा है सभी को ना कि 6C2 जो NCR है, अगर n की वैल्यू 4 लिया है हमने, इवन नंबर लिया है, तो वो हमेशा सबसे बड़ी वैल्यू दे रहा है, उसके बाद कम होता जा रहा है और उसके पहले बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब सबसे बड़ी वैल्यू NCR में R कब देगा, जब R की वैल्यू n/2 लोगे, कब, जब n जो है वो इवन होगा तब। अब जरा 3 के लिए देख लो, जैसे 3 क्या है, ऑड नंबर है, n पावर जो होती है वो उसी को देखना है, ये जो n पावर है ना उसी को हमें देखना है। तो 3 के लिए हम देख रहे हैं कि एक 3 पे आ रहा है और ये एक यहाँ पर, तो यहाँ पर आ रहा है 3C0, यहाँ पर क्या आ रहा है 3C1, यहाँ पर क्या आ रहा है 3C2 और यहाँ पर क्या आ रहा है 3C3। तो 3C1 और 3C2 दोनों पे सेम दे रहा है और वही सबसे बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ मैंने लिखा है कि R की वैल्यू n प्लस माइनस 1/2 हो जाएगी जब n ऑड होगा। तो जरा n की वैल्यू यहीं पे 3 रख के देख लेते हैं। जैसे ही हमने n की वैल्यू 3 लिया तो n 3 के लिए ऑड हो गया, तो R की वैल्यू का फॉर्मूला लिखा है n प्लस माइनस 1/2, दोनों पे सेम वैल्यू देगा। तो 3 प्लस माइनस 1/2 करोगे तो 4/2 2 हो जाएगा और 3 माइनस 1 2/2 1 हो जाएगा। तो यानी NCR हमें बोलना है ना, तो NCR जब बोलोगे तो क्या बोलोगे, या तो 3C1 पे होगा और या तो 3C2 पे होगा, और दोनों पे मैक्सिमम वैल्यू क्या दे रहा है 3। यहाँ पर हम देख सकते हैं ध्यान से कि हमारा जो 3C1 है वो मैक्सिमम है और 3C2 मैक्सिमम है, और वो दोनों इक्वल भी हैं आपस में। तो ये बात क्लियर हो रही है सभी को, भी कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? तो जो क्वेश्चन पूछा गया था जरा मैं उसकी बात करता हूँ और उसका आंसर आप सोच समझ के दें। कि हमारे पास जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था कि 30 cm में m की वैल्यू क्या होगी जबकि 30 CR मैक्सिमम हो जाए। 30 CR मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, इफ़ m इक्वल टू, m की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि 30 cm जो है वो मैक्सिमम दे दे। तो सीधी सी बात है कि 30 जो है वो n जो है वो क्या है, इवन नंबर है, n इवन है, तो n इवन होता है तो r की वैल्यू क्या होती है, ये लिखा है सीधे फॉर्मूला कि r की वैल्यू जब सबसे हाफ ले लो, n/2 ले लो, तब वो मैक्सिमम देता है। तो यहाँ पर हम r जो है वो r की जगह पे क्या आ गया, m आ गया है, तो m इक्वल टू हो जाएगा n/2, m इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2, तो n/2 का मतलब क्या हो गया 30/2, तो यानी 15 हो गया। तो बस इतना ही पूछा गया था, इजी और इम्पॉर्टेंट, कि हमें पता होना चाहिए। हम सबकी वैल्यू निकालते तो घूमेंगे नहीं कि चलो 30C0 निकाल लो, 30C1 निकाल लो, 30C2 निकालो, सबकी वैल्यू निकालो फिर चेक करो। तो हमें पता होना चाहिए कि NCR मैक्सिमम कब देता है, जब n जो है वो R जो है वो n/2 की इक्वल होगा, और n अगर इवन है तो फिर ये हो जाएगा। अगर मैं कह दूँ 33 है, 30C3 n मैक्सिमम कब देगा, तब बता दो आंसर क्या होगा। तो क्या R की एक ही वैल्यू होंगी या R की दो वैल्यू होंगी, n की वैल्यू पूछी जा रही कि n की वैल्यू क्या होगी जब ये मैक्सिमम देगा। तो वहाँ पर लिखा है कि आज n इक्वल टू क्या हो जाता है, बल्कि यहाँ पर n यूज़ कर लिया, चलो कोई बात नहीं, ये हो जाता है r n प्लस 1 माइनस 1/2 होता है। इसको एक काम करो, n मत रखो क्योंकि n तो हम यूज़ करते ही है, इसको हम मान लेते हैं r ही मान लेते हैं। 33CR में r की वैल्यू क्या होगी, ऐसे लिख लेते हैं, n नहीं लेते हैं इसको। तो आंसर आ चुका है, सिर्फ एक ही वैल्यू होगी कि दो वैल्यू होंगी, 17 और 16 दो होंगी कि एक ही वैल्यू होंगी, चेक कर लेंगे एक बार और। r की वैल्यू पूछी जा रही है, यहाँ लिखा है r की वैल्यू प्लस
n प्लस माइनस 1/2, r इक्वल टू दोनों पे सेम देगा। अगर n जो है वो 33 ऑड नंबर है तो r इक्वल टू n प्लस माइनस 1/2, तो 33 प्लस माइनस 1/2, तो 34/2 7 और 32/2 16। तो ये हमारे दो आंसर आ जाएंगे। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? और ये दोनों सेम वैल्यू देंगे, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि ये दोनों वैल्यू जो है वो सेम देने वाले हैं। तो ये अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, जरा इसका आंसर आप बताएं जल्दी से क्या होगा। क्वेश्चन है 17C 15 डिवाइडेड बाई 14C 12, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। ऑप्शन दिया हुआ है 17 इंटू 16 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 14 इंटू 13। बी ऑप्शन में है 17 16 15 के साथ 14 होल डिवाइडेड बाई 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11। और यहाँ पर लिखा हुआ है 17 इंटू 16 अपॉन 15 इंटू 13, सॉरी 14 इंटू 13 है ये। और डी में नन ऑफ दीज है। तो बताएं आप इसका आंसर क्या होगा। हेलो सर। हाँ जी बताइए। सी 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 होगा, अच्छा ए नहीं होगा। हाँ, ये भी हो सकता, दोनों दोनों ये भी है हो नहीं सकता है, क्योंकि ये भी वही सेम ही सर। तो ऑप्शन तो नहीं दे सकते। है। सेम ऑप्शन है दोनों, ए और सी। हाँ हाँ, लेकिन हम बोल सकते हैं कि चलो ठीक है, अभी तो मैंने ऐसे ही बना दिया है तुम्हें चेक करने के लिए कि कौन सा क्वेश्चन है हमारा, मतलब इसमें क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ ये देखने का तरीका था कि कितने लोग जो है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, बस उसमें सिर्फ यही देखना था। चलो इसको चेंज कर देता हूँ मैं, 15 इंटू क्या कर देता हूँ यहाँ पे 7 कर देता हूँ। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, चलो सी ऑप्शन हो गया, ठीक है खुश। अब देखो 17C 15 को बाकी लोग समझे कि कैसे किया होगा इन्होंने। पहले 17 को बाहर निकाला और 15 को बाहर निकाला, तो क्या आया होगा 16 आया होगा, 16C 14 आया होगा। फिर 16 को भी बाहर निकाला और यहाँ से 14 को बाहर निकाला, एक एक कम करते जा रहे हैं जहाँ तक हमें ज़रूरत है। तो फिर 15 आया होगा, फिर 15 को बाहर निकाला और 13 को बाहर निकाला, तो क्या बचा होगा अब अगली लाइन में 14C 12 भी तो बचा होगा। तो यही हमें चाहिए, ये हमारा आंसर है और ये इसके अपॉन में चला जाएगा। तो हमें जब भी कभी हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे कि एनसीआर का फॉर्मूला ओपन करने लगे। याद आ रहा ना ये कौन सी प्रॉपर्टी है, अभी मैंने बोला था कि ये जे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये लिखी हुई है एन और आर में, एन और आर को बाहर निकालते हैं तो एन माइनस वन आ जाता है और सी आर माइनस वन आ जाता है, एन माइनस वन आ जाता है और आर माइनस वन आ जाता है। तो वही एक एक कम करते जाना है और आंसर हमारा आ जाएगा। बात क्लियर है बच्चों? यहाँ पर अगर नहीं समझ में आ रही बात तो मैं और थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पहले 17 और 15 को निकाला तो ये हो गया 16C 14, 16C 15 को निकाला तो 16C 14 हो गया। अब 17 को बाहर निकाला, 15 को निकाला, 16 को निकाला, 14 को निकाला, तो ये 15C 13 हो गया। सिमिलरली इसको भी एक बार बाहर निकाल दो, 17/15 16/14, तो 15 को भी बाहर निकाला, 13 को निकाला, तो एक कम और हो गया 14C 12। तो कभी ध्यान देना कि अगर यहाँ पर ऑर्डर से लाइन से ये कम होता जा रहा है तो फिर हमें इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, एनसीआर का फॉर्मूला नहीं लगाने लगेंगे हम इसको पहले सॉल्व करेंगे थोड़ा, उसके बाद देखेंगे। ओके बच्चों, चलिए ठीक है, फिर इतना आपको याद रखनी है प्रॉपर्टी, नेक्स्ट टर्म पे इसके बेस क्वेश्चन हम करेंगे, तो इतनी प्रॉपर्टी आपको ये याद रखनी है।